गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए अभी हम यहाँ पर चौथी क्लास एवरेज की कर रहे हैं। आप लोग अभी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा समय बर्बाद करा नहीं जा रहा है। अपना ऐड नहीं करते हम यहाँ पर, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 50वां सवाल, 49 सवाल हम पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं। और चलो ठीक है, ये इस वाली क्लास में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। उम्मीद ये है सारे प्रश्न शायद इसी क्लास में रखे गए हैं, इसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। ये क्या कह रहा है? देखिए 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, इसने 55 दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो बताइए कि नया औसत कितना हो जाएगा। प्रश्न देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा, अगर किसी ने ध्यान कम दे रहा है, कोई जिसे समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं इसमें क्या पूछना चाह रहा है ये, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एवरेज हमारा है, 55 एवरेज दे रखा है, अगर वो हर संख्या को 2 से गुणा कराएगा तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लेकिन वो दोगुना नहीं करा रहा, वो हर संख्या को 2 से भाग करा रहा है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित। अगर हर संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे तो एवरेज भी आधा हो जाएगा। और फिर हर संख्या को 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब आपका एवरेज यहां से कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। 2 से इसको काटेंगे 1.5 गुना, तो 55 का 1.5 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 पंजे 75। 15 पंजे 75, 75 और 7 हो जाएगा 82, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहां से 82.5। ठीक है, एकदम साधारण सा प्रश्न था। क्या पूछ लिया उसने? केवल घुमाने के लिए। अब यहां पर ये 10 पहले गुणज कहे, कुछ भी कहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि उसका एवरेज कितना है? 55 है। अगर एवरेज 55 है तो उसमें अगर वो 2 से गुणा करने की बात कर रहा है तो हम उसके एवरेज में ही 2 से गुणा दे देंगे। अगर वो हर संख्या को, लेकिन कहना हर संख्या के लिए चाहिए, जब हर संख्या को दुगना करेगा तभी तो एवरेज दुगना हो पाएगा। हर संख्या, जैसे एक फैमिली की, कोई भी एक परिवार है, उस परिवार की औसत आयु 20 साल है, तो हर व्यक्ति जब 1-1 साल बड़ा हो जाएगा, 1 साल बाद, तभी तो 21 साल हो पाएगा। ऐसा थोड़ी कोई एक व्यक्ति 1 साल बड़ा हो जाएगा तो पूरी फैमिली का 1 साल अंतर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हर एक को, क्योंकि जब एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो चीज हर एक संख्या पर ही अप्लाई होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 पे बढ़ेंगे हम। 51 देखिए 51 में क्या दिया हुआ है? 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए। पहली जो 2 संख्याएं हैं उनमें हर एक में 5 बढ़ाने की बात कर रहा है, और अंतिम जो 2 संख्याएं हैं उनमें से हर एक से 10 घटाने की बात कर रहा है। और कह रहा है बताइए नया वाला औसत क्या होगा। देखिए वीडियो को रोक करके एक बार समय दे दो, आप थोड़ा सा देख लो क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है। चाहे तो आप समय दे सकते हो, एक बार देख सकते हो आपके हिसाब से क्या बन रहा है और कितनी जल्दी आप निकाल पा रहे हो। मैं तो बहुत आसानी से कर दूंगा। देखिए अब समझ लीजिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। कोई नहीं, ठीक है, हमें आ गया समझ में। आगे क्या कह रहा है? ये 2 संख्याओं में से प्रत्येक को 5 बढ़ा रहा है। जब प्रत्येक को 5 बढ़ाएगा तो टोटल 10 बढ़ेगा। ठीक है, और अंतिम जो 2 संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक को 10 कम कर रहा है, इसका मतलब -20 हो जाएगा। कुल मिला के -10 हो रहा है। और -10 जो हो रहा है ये कितनी संख्याओं के लिए हो रहा है? 5 संख्याओं में। टोटल -10 हो रहा है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक जो ग्रुप दे रखा होता था और कहा जाता था कि इस ग्रुप में, जब ये कहा जाता था कि इस ग्रुप में किसी एक व्यक्ति के निकल जाने से एवरेज 2 कम हो जाता है, किसी एक दूसरे व्यक्ति के शामिल हो जाने से एवरेज 2 कम हो जाता है। ये बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया था? 2 संख्याएं जो थी उनको ये हर एक को 5 बढ़ा रहा था, तो 5 दूनी 10 बढ़ा दिया। और अंतिम 2 संख्याओं में हर एक को 10 कम कर रहा था, तो 10 दूनी 20 कम कर दिया। यानी कि फाइनली इसको -10 करना है टोटल में से। ठीक है, -10 करना है टोटल में से। और ये जो टोटल है ये 5 लोगों पे कितना प्रभावित होगा? -2 के बराबर। तो पिछले वाले औसत से अब का औसत कितना हो जाएगा? पहले से -2 हो जाएगा, यानी कि 33 रह जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न था। बाकी अगर कहेंगे तो मैं लिख के बता दूं अगर समझ में नहीं आया हो तो।
चलो देख लो, ये देखो, मतलब समय बहुत है तो बर्बाद कर लो यार थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी क्लास है और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे नहीं। 5 संख्याओं का औसत है 35, तो 35 पंजे कितना हो गया 175। अब इन 175 में ये क्या बोल रहा है कि जो शुरू की 2 संख्याएं हैं, पहली 2, उनमें हर एक में 5 जोड़ना है, यानी कि टोटल कितना जोड़ना है 10 जोड़ना है। चलिए 10 यहां पे जोड़ देते हैं। फिर अंतिम 2 संख्याओं में से हर एक में से 10 कम करा रहा है, यानी कि -20 कम हो जाएगा दोनों में से। तो फाइनली ये कितना बचेगा 165। और ये 165 देखिए संख्याएं तो 5 ही थी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा। वैसे वो तरीका अच्छा ही था, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसे हम बिल्कुल ओरल कर रहे थे। ये तो लिख दिया था आप लोगों के लिए। ये 10 हो गया प्लस का, ये माइनस का 20 यानी कि -10, -10 10/5 यानी कि -2, और -2 किस में से होगा 35 में से, 33 आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये। चलिए कोई बात नहीं, इच्छा पूरी हो गई, लिख के भी बता दिया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया, देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न आ गया, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। पता चल जाएगा कितने वजन के लोग बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। एक काम करते हैं, 5 व्यक्तियों का औसत भार इतना है, अगर नाव को भी हम एक व्यक्ति या एक यूनिट मान करके इसको 6 मान लें, तो मैं नाव के मतलब नाव को भी जब शामिल हम कर लेंगे तो 6 लोग हो जाएंगे, 5 व्यक्ति और 6ठी नाव, तो इनका एवरेज क्या हो जाता है 52। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से हम निकाल पाएंगे 190 और यहां से निकल आएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31। तो देखिए ये जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों का टोटल वजन था 190 किलोग्राम, जबकि नाव को जब हमने शामिल कर लिया तो वजन हो गया 312 किलोग्राम। तो अकेली नाव कितने वजन की थी, तो इसमें से व्यक्तियों का वजन माइनस कर दीजिए। यहां से इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहां से देखिए 11 से 9 गया तो 2 बचेगा। आंसर हो जाएगा 122 किलोग्राम। ठीक है, तो ये नाव का वजन हो गया। ये देखिए आए हुए प्रश्न थे सारे, हालांकि इसी पैटर्न के आप प्रश्न कर चुके हैं। इस टाइप के प्रश्न आपने किए हैं, जैसे 5 लोग थे उनमें कोई एक व्यक्ति शामिल हो गया, अध्यापिका शामिल हो गई, तो एवरेज इतना हो गया, इतना एवरेज बढ़ गया। ऐसे प्रश्न कर चुके हैं ना आप लोग पिछली क्लासेस में। लेकिन अब उन प्रश्नों को उस तरीके से ना पूछ करके यहां पर नाव को शामिल कर दिया, कभी कुछ कह दिया, तो इस तरह से लैंग्वेज को बदलने की कोशिश की जा रही है। समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। एग्जामिनर जो बना रहा है क्वेश्चन वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपडेट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला सवाल देखिए 53 है, एक स्कूल में 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक स्कूल में 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 है, लड़कियों का औसत भार 45 है। तो बताइए स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, एक हम इसको कर सकते हैं एलिगेशन से। कैसे करेंगे, ये मान लीजिए बॉयज हो गए और ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि लड़कों का औसत भार 60 है, जबकि लड़कियों का औसत भार 45 है। और जबकि अगर हम होल क्लास की बात करें, पूरी क्लास की बात करें, तो एवरेज कितना है 50 है। दोनों का अंतर यहां आ जाएगा, इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा। हम कह सकते हैं यहां पर लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है। अगर लड़के एक हिस्सा है तो लड़कियां 2 हिस्सा है, जबकि टोटल कितने लोग हैं 180। तो इन 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जब आप 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 60, यानी लड़के हो जाएंगे 60 और लड़कियां हो जाएंगी 120। तो 60-120 वाला जो भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। बढ़िया सवाल था, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। फिफ्टी 53 के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्त अंक का औसत 60 पाया गया। अच्छे से समझिएगा प्रश्न को, देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। ठीक है, कितने परीक्षार्थी हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनका एवरेज 60 पाया गया।
आगे कहा जा रहा है कि गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने के लिए, मतलब इसमें मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणात्मक कहने का मतलब है जब इसका मल्टीप्लाई किया तो कोई मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का यानी कि गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने के लिए, कहने का मतलब है जब हमने 60 पाया तो इसमें कुछ गलती रह गई, ये शुद्ध नहीं था, ठीक है, तभी तो वो त्रुटिपूर्ण था। तो ये कह रहा है पाया गया, लेकिन गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक जो थे 60 की बजाय 30 कर दिए गए। मतलब इसमें कोई 100 ऐसे लोग निकल आए जिन लोगों के 60 नंबर थे लेकिन उनके नंबर कर दिए गए 30, तो कमी कितनी आ गई? अगर 60 नंबर थे, एक बच्चे के 60 नंबर थे, उसके नंबर 30 कर दिए तो उसके नंबर मतलब टोटल पे 30 की कमी आ गई। कहने का मतलब 100 लोग हैं, हर एक के नंबर 100 लोगों के नंबर 60 से 30 कर दिए गए तो कमी कितनी आ गई? 30 की कमी आ गई, यानी कि 3000 नंबर कम कर दिए गए। सभी लोगों के 3000 नंबर कम किए गए। अब ये क्या कह रहा है, अगर जब ऐसा किया गया तो सभी परीक्षार्थियों से संबंधित जो एवरेज था, मतलब टोटल जो लोग थे उनका जो एवरेज था वो एवरेज कितना रह गया? 45 रह गया। पहले वाला एवरेज कितना था? 60, 45 रह गया, मतलब कितनी कमी आ गई? ये 15 की कमी तभी तो आई जब 3000 नंबर कम हुए। इसका मतलब परीक्षार्थी कितने थे? 200 परीक्षार्थी थे। अभी तो पूरा सवाल हमने ढंग से पढ़ा भी नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, आंसर तो निकल ही आया। दोबारा समझ लेते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का औसत हमने 60 पाया, ठीक है। गुणात्मक त्रुटि को दूर करने के लिए क्या किया? 100 परीक्षार्थियों के नंबरों को 60 की बजाय 30 कर दिया। भाई 100 लोगों के 60-60 नंबर थे लेकिन कुछ गड़बड़ था उसमें, इसलिए उनके नंबर को 30-30 कर दिया। तो होना तो चाहिए था 100 लोगों का 60-60 नंबर यानी कि 6000 नंबर, लेकिन उनके कर दिए कितने? 30-30 नंबर, यानी कि कमी कितनी आ गई? 3000 नंबरों की कमी आई। और ये 3000 नंबरों की जो कमी आई, इस 3000 से क्या अंतर आया? इस 3000 नंबरों से ये अंतर आया कि एवरेज 60 से एवरेज कितना रह गया? 45, तो एवरेज 15 कम हो गया। अगर एवरेज 15 कम हो गया तो आप लगाओ हिसाब, ये कितने बच्चों का एवरेज था, कितने लोगों का एवरेज था? तो 15 गुणा x, मतलब 15 कम हुआ, कितने लोगों का था जो कि 3000 के इक्वल पहुंच गया। तो आप इससे काट लोगे, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकोगे कि यहां जो टोटल संख्या थी छात्रों की वो यहां पर कितनी थी? 200 थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आया एक यहां पर रिक्वायर्ड रेट की बात हो रही है। एक क्रिकेट मैच के पहले 43 ओवर में रन रेट 5 रन प्रति ओवर था, ठीक है। 43 ओवर में हर मतलब जो रन रेट था वो हर ओवर में 5 रन था, यानी कि एक ओवर में 5 रन मिल रहे थे। लेकिन ये कह रहा है शेष 7 ओवरों में, अब 7 ओवर और बचे हुए हैं, 50 का मैच था, 285 रन का लक्ष्य पकड़ना भी है। तो 285 का अगर लक्ष्य पकड़ना है तो अभी कितना उन्हें रन रेट अपेक्षित, यानी कि रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, किसकी मतलब अभी जरूरत जो है वो कितने रनों की है, अभी उसको रन रेट कितना चाहिए वो यहां पर पूछा गया है। तो हर ओवर में उसे कम से कम कितने रन बनाने चाहिए ताकि 285 का आंकड़ा छू ले और जीत हो जाए, ठीक है। ये है यहां पर। बाकी सब लोगों को इस तरह का पैटर्न तो पता होगा क्या होता है, लेकिन हम सवाल को कर रहे हैं आज। तो देखिए 43 ओवरों में अगर हर एक में 5-5 नंबर का रन रेट है तो इसका मतलब ये हो गया कितने नंबर है? 215। 215 नंबर अभी है, लेकिन नंबर टोटल हमें पकड़ने कितने हैं? 285 लाने हैं, यानी कि 70 नंबर अभी और चाहिए, सॉरी 70 रन अभी और चाहिए। बात नंबरों की होती रहती है हमेशा, क्योंकि एग्जाम की बात करते हैं तो नंबर ही याद आते हैं। तो देखिए 70 रन अभी और चाहिए जीतने के लिए, और ये चाहिए कितने में? 7 ओवर में। तो हर ओवर में कितने चाहिए? 10 चाहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न तो सारे अच्छे हैं, हालांकि देखिए मैंने आपको बताया सभी आए हुए प्रश्न हैं और एकदम मतलब आपको सिर्फ समझना है थोड़ा सा, प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट मैच में 43 ओवरों में 5-5 रन मिले, यानी कि 43 पंजे 215 रन बना चुके हैं। 7 ओवर बचे हुए हैं, हर ओवर में कितने रन बनाए कि 285 छू ले, यानी कि 285 रन लेने हैं, 215 ले चुके हैं, 70 रन की जरूरत और है, और वो भी
सिर्फ 7 ओवरों में। तो जो पिछला सवाल था उसी की तरह यहां पर भी हमने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर निकल आया कि हर ओवर में हमें 10 रन चाहिए, तब जीत हो पाएगी, वरना हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं 56 नंबर पे क्या रखा है। यहां पर देखिए यहां पर क्या रखा हुआ है, देखते हैं। किसी परीक्षा में, ये यूपीएसआई का प्रश्न है, 2017 यूपीएसआई का प्रश्न है, देख लीजिए इसको। किसी परीक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 48.5 किलोग्राम है, उस कक्षा में 10 नए विद्यार्थियों को शामिल करने पर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 7.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 7.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 10 नए विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? ऐसा नहीं है कि यह नया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, बस लैंग्वेज बदल गई है। यहां पर दोबारा से सवाल पढ़िए, अच्छे से समझिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसानी से कर लोगे। किसी कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना पाया गया, उस कक्षा में 10 नए विद्यार्थियों को शामिल करने पर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 7.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल को हम शुरुआत करेंगे, लेकिन देखिए सब लोगों की जो समस्या रहती है, मैथमेटिक्स में 2 प्रॉब्लम आती हैं, ये 2 प्रॉब्लम आती है, और जिसके साथ ये 2 प्रॉब्लम होती हैं, समझ लीजिए वो मैथ में 00 बटे कुछ भी कहिए, कुछ भी नहीं आता उसे। कौन कौन सी समस्याएं? एक तो सवाल को समझना और कैलकुलेशन करना। अगर दोनों में से दोनों नहीं आती तो बेकार। अगर सवाल को समझना आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोगों से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर होती है। अगर आप समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन के कोई ज्यादा मेथड नहीं होते, 2-3 मेथड होते हैं, उन्हीं से आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। कैलकुलेशन में तो बाई चांस मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज होती है कि सवाल को समझ पाए आप। अगर सवाल को समझ लिया तो फिर कैलकुलेशन तो आ ही जाती है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या कहा जा रहा है? 32 विद्यार्थी थे, ठीक है, अब 10 विद्यार्थी और शामिल किए गए, यानी कि विद्यार्थी टोटल कितने हो गए? 42, और सभी लोगों का एवरेज कितना बढ़ गया? 7.5 बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ 42 लोगों का जो एवरेज है, 42 लोगों का एवरेज कितना बड़ा है? वृद्धि कितनी हुई है? 7.5 की वृद्धि हुई है। 42 लोगों पे 7.5 की वृद्धि हुई है। देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई है, पता चल जाएगा अभी। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 यानी 1 हो गया था, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, 34 और 1 35। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 7 चौक 28 यानी कि 31। ठीक है, 7 चौक 28 और 3 31, बिल्कुल ठीक है, 3150। सवाल को समझिए, 32 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी इसमें और शामिल हुए, 42 विद्यार्थियों का एवरेज इतना बढ़ गया था 7.5। ये किसकी वजह से बढ़ा था? जो नए वाले लोग आए थे उन लोगों की वजह से 7.5 बढ़ गया था। तो 7.5 का हम 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3150 किलोग्राम। अच्छा हाँ, 315 आएगा, डेसिमल हट जाएगा वो, ठीक है, 315। 10 लोग हैं ना, ठीक है, 42 हो गया, 7.5, 315 आएगा। 315, वही मुझे लग रहा था 42 लोगों का इतना तो बहुत वजन हो गया। तो 315 किलोग्राम, ये 10 लोगों का इफेक्ट है केवल, तो ये 315 किलोग्राम हुआ। और ये 315 किलोग्राम है किसका? ये जो बढ़ाया हुआ वजन है, तो ये एक्स्ट्रा वजन किस लोगों का है? 10 लोगों का। तो आप कह सकते हो 10 लोगों के लिए हर एक का एवरेज कितना है? 31.5। 31.5 उन्होंने इंक्रीज कर दिया, 31.5, जबकि पिछला जो एवरेज है वो कितना था? 48.5। तो 48.5 में जब हम 31.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 आंसर है, हाँ ठीक है, मिल गया। तो ये समझ लीजिए कि नए वाले जो लोग थे उनका एवरेज क्या था? 80 था। एक बार चाहे तो दोबारा सवाल को समझ लें, कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था प्रश्न को। किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है, 10 विद्यार्थी और शामिल कर दिए, उनकी वजह से एवरेज इतना बढ़ गया था। इसका मतलब यह हुआ अगर 7.5 बढ़ गया तो 7.5 जो है वो कितने लोगों का बढ़ेगा? सभी लोगों का, यानी कि 42 लोगों। कहा गया ना सभी विद्यार्थियों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, मतलब ये 42 लोगों का है। तो 42 लोगों पे ये इफेक्ट पड़ता है 315 किलोग्राम का। और ये 315 किलोग्राम अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें ये पता चल जाएगा उन लोगों के आने से कितना बढ़ गया। उन लोगों के आने से बढ़ा 31.5।
जबकि पहले से क्या एवरेज चल रहा था 48.5, 31.5 को जोड़ दें तो नए जो लोग आए थे उनका टोटल एवरेज यहां से निकल आएगा। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर को देखते हैं क्या रखा है। चलिए ये देखिए ये जो प्रश्न है ये यूपी ट्रिपल एस में आया हुआ था। एक सी रह एक ऐसा रह गया, बहुत सारे ऐसे हैं इसमें। तो चलिए यूपी ट्रिपल एस लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है ये वाला। क्या है जरा देख लेते हैं। x1 x2 x3 का औसत 14 है, x2 व x3 के योग का दुगना 50 है। देखिए ऐसा होता है, सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल ये क्यों रखा गया, दो चीजें थी रखने के लिए। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, कुछ भी नहीं सवाल में, सीधा सीधा आंसर आप मार सकते हो इसका। लेकिन ये इसलिए रखा गया, कई बार जो लोग होते हैं ना x1 x2 x3 इन सबको देख करके छोड़ देते, कहते हैं ये तो बहुत टफ है, आगे बढ़ जाओ भाई, जल्दी बढ़ो, कोई और सिंपल सा प्रश्न देखो। कुछ भी नहीं इसमें। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है 14, यानी 14 तिया 42 टोटल हो गया। अब इनमें से इन दोनों संख्याओं का जो टोटल है उसका दुगना 50 है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना होगा 25 होगा। तो अब इन तीनों का टोटल कितना 42, 42 में से 25 घटा दो तो क्या बच जाएगा x1 का मान आ जाएगा। तो 42 से 25 घटा दिया, आंसर क्या आ गया 17। लेकिन कई लोग यहां पर x1 x2 x3 को देख करके इसको छोड़ सकते थे, या उन्हें लगता है कि ये टफ है, पता नहीं कहां से प्रश्न दे दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि a तथा v का औसत a की पावर n प्लस 1 तथा प्लस में और लिखा हुआ है b की पावर n प्लस 1 बटे में लिखा हुआ है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, a की पावर n प्लस 1 और v की पावर n प्लस 1, और इन सब के बटे में आ रहा है a की पावर n और b की पावर n। और ये देखिए बराबर किसके है, ये बराबर दिया हुआ है a और b के औसत। a और b क्या है, दो संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा a प्लस b बटे 2 होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, n का मान हमें निकालना है। अब देखिए कायदा तो ये कहता है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और पूरे बोर्ड का यूज करके हम यहां से मान निकालें। ठीक है, लेकिन यहां पर एक तरीका हमारे पास और है, वो तरीका क्या है उसको अपना लेते हैं। एक बात तो ठीक है कि a प्लस बी का एवरेज क्या आएगा, a प्लस बी बटे 2 आएगा। तो हम क्या करें, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही ये a प्लस बी बटे 2 आ जाए, समझ लीजिए हमारा आंसर वही हो जाएगा। ऑप्शन से लेते हैं n का मान। ठीक है, और देखिए इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे ना आधे पेज से भी ज्यादा में, इसके बावजूद भी आपको एक ऐसी कंडीशन बनेगी लास्ट में जाकर के कि आपको n का मान वहां पर उठाना ही पड़ेगा ऑप्शन से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, किसी कीमत पे नहीं निकलेगा, कोई ऐसा तरीका नहीं है। जब इसे सॉल्व भी कर लेंगे तो भी ऐसा ही होगा, इसलिए बेहतर होगा हम n का मान यहीं पे लगा दें। चलिए अब देखिए एक सिंपल सी बात जो डायरेक्ट आप सोच सकते हो वो क्या है। ऊपर जो आएगा वो तो ठीक है, नीचे हमें 2 लाना है। 2 लाना है मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस 1 होनी चाहिए, या किसी एक की वैल्यू 2 होनी चाहिए, एक की 0 होनी चाहिए। तो वैल्यू किसी की 0 तो होने से नहीं हो पाएगी, लेकिन दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। कैसे, अगर हम n का मान क्या लगा दें 0, किसी भी संख्या पर अगर n का मान यहां पावर में अगर 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां पर अगर इसका मान 0 लगाएंगे तो a की पावर 0 यानी कि 1, और b की पावर 0 तो भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, तो ये 2 हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर अगर 0 लगाएंगे तो a की पावर क्या बन जाएगा, ये मतलब यहां n 0 लगाएंगे तो a की पावर 1 बनेगा यानी कि a, और यहां से b की पावर 0 प्लस 1 यानी कि 1 बनेगा, तो b की पावर 1 यानी कि अकेला v। तो देखिए a प्लस v बटे 2 बराबर क्या आ गया, a प्लस v बटे 2। तो आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। और अगर आप इसे कैलकुलेट भी करते तो भी आपको आखिरी लाइन में कुछ ऐसी कंडीशन बनती कि a की पावर n बराबर 1, तो आप सोचते कि n का मान क्या रखें कि इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाए, तो भी आप यहां से वैल्यू उठा करके ही पुट करते तो ही आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आपको फिर भी मिलती, इसलिए हमने क्या किया, यहीं पर ऑप्शन का यूज कर लिया। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है 59 है यहां पर। यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25%, मतलब एक संख्या और उस संख्या की
50% और उसी संख्या की 25%, इन अगर तीनों का औसत निकाले तो कितना निकल के आता है? 210 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करेंगे? एक संख्या और उस संख्या का 50%। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। संख्या का 50% मतलब आधा, आधा यानी कि 1/2, x/2 मान लिया। उसी संख्या का 25%, 25% का मतलब क्या होता है? चौथाई। और इन तीनों का औसत कितना है? 210, यानी कि इन तीनों का टोटल कितना है? तो तीन संख्याएं हैं ये, तीन का गुणा अगर हम 210 से करेंगे तो 630 आएगा। और यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से एलसीएम ले लेंगे तो 4। देखिए एक काम कर लो आप, ये तो चलो ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, तीनों का 4 आ गया। यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 630। ये देखिए 7x बराबर हो जाएगा 630 और ये 4 इधर गुणा में रख लो, 7 नेम 63। तो x बराबर 90 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 360 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें? सवाल में कुछ नई बात थोड़ी है, सिर्फ सवाल को बदलने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो पिछले अगर 2-3 साल का एग्जाम का अगर सार देखें तो सिर्फ यही मिलता है कि हर सवाल को कुछ ना कुछ घुमाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कैलकुलेशन लगभग वही रहती है। चलिए एक और प्रश्न यहां पर मिला हमें। हाँ, ये भी यूपीएसआई का है, डेफिनेट यूपीएसआई 2017। पिता, मां और एक बेटा, पिता, मां और एक बेटा समेत एक परिवार यानी कि 3 लोग हो गए। एक परिवार की औसत आयु कितनी है? 38 है। इसका मतलब है 38 का 3 गुना तो हमें कर ही देना चाहिए, इसका यूज तो करना ही करना होता है। तो 38 का 3 गुना कर लिया हमने, कितना आ गया? 114 आ गया। अब कह रहा है कि 5 साल पहले पिताजी की आयु माता की आयु से 25% अधिक थी तथा मां और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था, और आज अगर बेटे और पिताजी की आयु के बीच का अंतर 41 था तो पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। एक रूम में 48 लोग बैठे होंगे, उनमें से कम 30 ने तो छोड़ दिया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ ही देंगे। और ये हकीकत बात है, जब आप इसे कैलकुलेशन इसकी करेंगे, जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो ये टाइम लेगा आपसे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया होगा, अगर आप लोगों ने मुझसे आयु संबंधी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा जब भी आयु संबंधी सवाल आ जाए ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिए, सवाल बहुत आसान हो जाता है। चलिए कोशिश करते हैं। पिताजी की आयु पूछी है, मतलब इन्हीं में से कोई पिताजी होंगे। ठीक है, अब कह रहा है 5 साल पहले, कंडीशन दे रखी है 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले पिताजी कितने के हो गए? ये तो आज के पिताजी है ना। 5 साल पहले 43, 5 साल पहले 45 और 5 साल पहले पिताजी 50 के और 5 साल पहले हो गए 55 के। चारों आंसर को हम उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, बहुत पहले आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन बस समझा रहा हूं आपके लिए, इसलिए समझने में थोड़ा टाइम समझाने में लग जाता है। देखिए ये क्या है, 5 साल पहले वाले पिताजी हमने निकाल लिए। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले क्या था, पिताजी की जो आयु थी वो माताजी से 25% ज्यादा थी। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, 25% ज्यादा थी मतलब अगर 1 था 4 तो 1 था 5, कितना था? 1 4, तो 4 का 25% ये ज्यादा थे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो हम अनुपात बनाएंगे, अगर वो अनुपात भी अगर आप ओरल बना दें तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहां पे हम देखते हैं माताजी की आयु, ये हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं कि माताजी उस समय कितनी बड़ी थी। देखिए, क्या हम इसको 5 हिस्सों में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। 5 हिस्सों मैंने क्यों कहा? क्योंकि पिताजी को 5 से कटना पड़ेगा, तभी तो पिताजी माताजी के 1.25 गुने होंगे। 1.25 गुने से मतलब है 25% अधिक, तो 100% तो खुद हो गए, 25% माताजी से अधिक हो गए, इसका मतलब माताजी के 25% यानी कि माताजी के जो है 1.25 गुने। ठीक है, 1.25 गुने यानी कि 5 से कटना पड़ेगा, तो ये पिताजी 5 से नहीं कट पाएंगे, ये वाले कट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब माताजी हो जाएंगी 36 की, और 36 का 25% हो जाएगा 9, और ये देखो पिताजी 9 साल बड़े हैं। ठीक है, तो आंसर ये भी हो सकता है। एक और लिख लेते हैं, 50 जो है यहां पर माताजी होंगी 40, तो 40 का 25% 10 हुआ, और 10 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। आंसर ये भी हो सकता है। अब आ जाओ 55 पे, 55 के भी 5 हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से इधर, 1 हिस्सा एक्स्ट्रा इधर,
तो ये हो गया 44, 44 का 25% हुआ 11, और 11 ये ज्यादा हो गए। देखो ये सारा काम करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस समझाने में और सवाल को करने में बहुत अंतर होता है। कई बार तो आप लोग भी ना, जिसने सवाल कर लिया होगा वो सोच रहा होगा पता नहीं मास्टर क्या घुमाए पड़े, बहुत देर हो गई, इनको देर लग रही है, ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन देखो समझाने में थोड़ा अंतर होता है, मुझे सब लोगों को ध्यान में रख के समझाना पड़ता है। चलिए पहला वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया भाई, पहला वाला आंसर किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि ये पिताजी 5 से नहीं कट रहे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे आंसर पे, क्या कहा जा रहा है। चलिए अगर ये देखिए, मान लीजिए कि ये 5 साल पहले की बात थी और इस समय क्या कंडीशंस हैं उसको अगर हम ध्यान रखें, तो ये अगर 36 साल की माताजी 5 साल पहले थी, तो आज के टाइम पे माताजी कितने की होंगी? 41। आज के समय पे ये वाली माताजी कितनी होंगी? क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है ना, और आज के समय ये वाली माताजी 49। तो अब हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारा मिटा दिया, किसी को जरूरत लगे पीछे जाके अलग से नोट कर लेना उसको, ठीक है, वीडियो में पीछे जाके। तो यहां पर ये हुआ कि इस समय पिताजी ये वाले हो गए और माताजी ये वाली हो गई। अब जरा एक हिसाब लगा लो, 114 साल के तो थे तीनों लोग, माताजी और पिताजी दोनों मिला के हो गए 91 के। 91, इसका मतलब 14 और 9 कितना हुआ? 23। 23 साल का होगा बच्चा, तभी तो ये तीनों मिलाकर के 114 के होंगे, तभी ये तीनों मिलाकर के कितने होंगे? 114। अब देखो, क्या ये पिताजी इस समय 41 साल बड़े हैं? पिताजी और बेटे की आयु में अंतर 41 साल है, क्या ये 41 साल बड़े हैं? नहीं है। क्या ये दोनों 31 साल का अंतर है? नहीं है। ठीक है, छोड़ देते हैं, ये आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा आंसर दूसरा वाला देख ले, होता है या नहीं होता है देख लेते हैं हम। 55 और 95, सॉरी 55 और 45, 100 हो गया। 100 हो गया यानी बच्चा हो गया 14 साल का, तभी तो तीनों 114 होंगे। अब क्या करा हमने, इन दोनों को देखा, क्या 41 का अंतर आ रहा है? आ रहा है। क्या इन दोनों का अंतर 31 आ रहा है? आ रहा है। मम्मी जी बेटे से 31 साल बड़ी है, पिताजी जो है वो 41 साल बड़े हैं, तो आंसर हो गया ये। अब देखिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि सवाल बड़ा है, भैया ये पूरी क्लास का सबसे बड़ा सवाल था वास्तव में, पूरी क्लास का, अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं ये वास्तव में सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अब इसी सवाल को अगर आप पूरा जब सवाल एक बार पढ़ लेंगे तो ऐसा सवाल भी आप आगे कर लोगे। अगर इस तरह का सवाल दूसरा आ जाएगा तो आप कर लोगे इसको। ठीक है, आगे हम कोशिश करेंगे। खैर इस वाली क्लास में तो नहीं रखा है, क्योंकि सारे आए हुए सवाल हैं इसमें, हमने इसमें रिपीट नहीं करा है, अपनी तरफ से आए हुए प्रश्न रखे हुए हैं इसमें। चलिए, तो पिताजी की वर्तमान आयु का जो है वो हमने निकाल लिया, 55 यहां पर आ जाएगा। एक आंसर को मैं केवल 55 वाले को मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार, अगर कुछ लोगों को समझ में कम आया हो तो 55 वाले आंसर को एक बार फिर से समझ लो। ये हो गए पिताजी। 5 साल पहले पिताजी कितने थे? 50। और 5 साल पहले क्या था, पिताजी जो है वो माताजी से 25% ज्यादा थे। यानी कि हम क्या करें, इसके 5 हिस्से करें तो हो जाएगा 10, यानी 10 चौका 40 की थी माताजी और उस समय 50 के थे पिताजी। देखिए इससे ये 25% ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब उस समय माताजी, अगर 5 साल पहले माताजी 40 साल की थी तो माताजी आज के टाइम पे कितनी होंगी? 45, और पिताजी तो है ही 50 के। ये दोनों मिला के 100 हो गया, बेटा होगा 14 का, क्योंकि तीनों मिलाकर के कितने होने चाहिए? 114। अब उसने कहा कि बेटा और पिताजी का अंतर 41 साल है, तो है। मम्मी और बेटे का अंतर 31 साल है, तो है। हो गया सवाल। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 55 हो जाएगा। चलिए 60 नंबर हो चुका है, देखते हैं कोई एक आध प्रश्न और है या नहीं है यहां पर। एक और मिला। एक कक्षा में 2 अनुभाग हैं। पहले अनुभाग में 30 विद्यार्थी हैं, जबकि दूसरे अनुभाग में 20 विद्यार्थी हैं। पहले अनुभाग में 30 हैं, दूसरे अनुभाग में 20 हैं। ठीक है, 30 20 तो 50 हो गए। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का अंतर, दोनों अनुभागों का मध्य अंक, अंतर में सबसे नीचे पहुंच गया, अनुभागों का यानी जो सेक्शंस थे उनके मध्य का अनुपात जो था, यानी मध्यांक जो था, मध्यांक से मतलब क्या है? एवरेज। ठीक है, मध्यांक यानी कि एवरेज कितना था? 40 था। तो दोनों सेक्शन के प्राप्त अंकों का अंतर बताइए। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है? 10। तो 10 चौका कितना हुआ? 10 और 40 का गुणा कितना हुआ?
400, ये आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन में 30 लोग थे, दूसरे सेक्शन में 20 लोग थे, दोनों में मिला के 50 लोग थे। ठीक है, दोनों मिला के 50 थे और 50 का मल्टीप्लाई अगर हम 40 से करें, 50 का मल्टीप्लाई 40 से करें तो ये कितना आएगा? 2000 आएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो जब 50 का एवरेज भी 40 है तो हर एक व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया? एक व्यक्ति का कितना हुआ? मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम इन दोनों का अलग अलग बंटवारा करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसमें भी 40 से गुणा और इसमें भी 40 से गुणा, तो डिफरेंस आएगा क्या? 10 गुणा 40 ही तो आएगा। इन दोनों का अंतर 10 और 40 तो एवरेज चल ही रहा है, तो यहां से अंतर क्या आएगा? 400 आएगा। कंफ्यूज करने के लिए -400 भी दे रखा है यहां पर, तो माइनस वाला नहीं आएगा, अंतर हमेशा प्लस में आता है, अंतर हमेशा प्लस में आएगा। आपसे पूछा जाए 2 और 10 का अंतर बताओ या 10 और 2 का अंतर बताओ, तो हर हालत में आना कितना है? 8 आना है, कभी -8 मत करना। 2 और 10 का अंतर पूछा है, 2 से 10 घटाने पर नहीं पूछ रहा, 2 और 10 का अंतर, 10 और 2 का अंतर, तो अंतर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, चलिए अगला एक प्रश्न और देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न नहीं है यहां पर, और अगले 2 जो प्रश्न है वो आपको तुरंत अगली वाली वीडियो में मिल जाएंगे। उस वीडियो को यूट्यूब पर भी डालना था, 5 से 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, और उस वीडियो में हम बताएंगे यहां पर गेंदबाजी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको इजीली कैसे निकालते हैं। तो यहां पर इस क्लास में इतना ही रहेगा, और अगली क्लास तुरंत आप देख लीजिए, अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा।